स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने इकोलॉजी के लिए थे। इकोलॉजी के पार्ट फर्स्ट में हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड सेकंड चैप्टर इकोसिस्टम। इन दोनों के ही 2013 से लेकर 2020 तक के सारे क्वेश्चंस हम देख चुके हैं और अब हम इकोलॉजी को ही कंटिन्यू करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार फिर से देखेंगे। यहाँ पर हम 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। इसी के साथ साथ लास्ट में हम 2021 में पूछे गए सारे क्वेश्चंस देखेंगे और इन क्वेश्चन के बेसिस पर आपको टॉपिक भी रीड करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इससे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीटू पादप संरक्षण में प्रयुक्त नहीं होता है? पहला है स्थानांतरित जुताई, दूसरा है वानस्पतिक उद्यान, तीसरा है क्षेत्र जीन बैंक और चौथा है बीज बैंक। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्थानांतरित, इनमें से कौन सा एक सीटू संरक्षण में नहीं आता है। एक सीटू संरक्षण आपको पता है 2 प्रकार का होता है, एक सीटू और इन सीटू। अगर विद इन द प्लेस होता है तो वो इन सीटू है और आउटसाइड ऑफ द प्लेस होता है तो वो एक सीटू प्रकार का है। तो बीज बैंक और क्षेत्र जीन बैंक और वानस्पतिक उद्यान और स्थानांतरित जुताई, अगर हम इस बात करें स्थानांतरित जुताई जिसे हम झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं, तो यह एक सीटू कंजर्वेशन में नहीं आता है, यह इन सीटू में आता है। तो इसके अलावा जितने भी हैं ये सारे एक सीटू कंजर्वेशन हैं। वानस्पतिक उद्यान है, क्षेत्र जीन बैंक है, बीज बैंक है, लेकिन स्थानांतरित जुताई ये आपके एक सीटू में नहीं आती है। वैश्विक, सेकंड क्वेश्चन है, वैश्विक जैव विविधता में किसकी जातियों की अधिकतम संख्या होती है? जब बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो सबसे अधिक डाइवर्सिटी किसकी है? कवक की है, मॉस की है, लाइकेन की है, शैवाल की है। तो अगर इनमें कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको कवक की देखने को मिलेगी। कवक कॉस्मोपॉलिटियन है, मतलब ये सभी जगह मिलता है, सर्वव्यापी है और सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको कवकों में देखने को मिलेगी अगर हम इनकी तुलना करें। और यदि ऐसे तुलना करनी है आपको कि पादप और जंतु में से किसकी डाइवर्सिटी ज्यादा रहेगी तो पादपों की ज्यादा रहेगी, और अगर हमें ऐसा देखना है कि एनिमल में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किसकी रहेगी तो आर्थ्रोपोडा की रहेगी। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, बाह्य स्थानीय संरक्षण जिसे हम एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं उसका उदाहरण क्या है? राष्ट्रीय उद्यान, बीज बैंक और वन्य प्राणी अभ्यारण्य और पवित्र वन। राष्ट्रीय उद्यान काफी बड़े होते हैं और उसी जगह पे उन प्लांट्स को कंजर्व किया जाता है जिस जगह पे वो रहते हैं। बीज बैंक की बात करें तो बीजों को कहीं से लाकर फिर उनको कंजर्व किया जाता है, तो एक प्रकार का एक्स सीटू कंजर्वेशन है। वन्य प्राणी अभ्यारण्य ये भी एक प्रकार का इन सीटू है, पवित्र उपवन ये भी इन सीटू है। तो आपका आंसर आ जाएगा सेकंड। एक जाति को निकट भविष्य में विलोपन के उच्च जोखिम की चरमता का सामना कर रही है तो उसे क्या कहेंगे? सुभेद, स्थानिक, क्रांतिक, संकटपान और विलोप। तो इसे हम कहेंगे, जो कि भविष्य में जिसके विलोपन होने की संभावना है उसे हम कहेंगे क्रांतिक संकटपन, क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज इसे कहेंगे। कौन सा संगठन जातियों की रेड सूची प्रकाशित करता है? इनमें से कौन सा ऐसा संगठन है जो कि रेड डाटा लिस्ट प्रोवाइड करता है? ICFRE, IUCN और UNEP और WWF। हालांकि आपको इन चारों की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, बट इनमें से रेड डाटा लिस्ट कौन प्रोवाइड करता है? IUCN। आगे चलते हैं, भारत में अधिकतम जैव विविधता कहाँ देखी जाती है? पहला है पूर्वी हिमालय और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सेकंड है पूर्वी पश्चिमी घाटों में, तीसरा है मध्य पश्चिमी हिमालय में और चौथा है पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाटों में। तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है हिमालय रीजन में, और उसमें भी कहाँ पर? पूर्वी और पश्चिमी घाट में। क्वेश्चन नंबर 7 है, पादप संरक्षण की निम्नलिखित में से कौन एक बाह्य स्थानीय योजना नहीं है? बीज बैंक, निम्न ताप बैंक, वानस्पतिक उद्यान और स्थानांतरित जुताई। तो ये आपके बाह्य स्थानीय नहीं है।
2015 के क्वेश्चन, संकटपन्न स्पीशीज के युग्मकों का जीवनक्षम और जननक्षम स्थिति में निम्न ताप परिरक्षण को कहा जाता है। जैव विविधता का स्वस्थानीय निम्न ताप परीक्षण, जैव विविधता का स्वस्थानीय संरक्षण, जैव विविधता का उन्नत बाह्य स्थानीय संरक्षण और पवित्र उपवनों द्वारा स्वस्थानीय संरक्षण। जब हम संकटपन्न स्पीशीज के युग्मकों को जीवनक्षम व जननक्षम स्थिति निम्न ताप पर परिरक्षण करते हैं, उनका क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, या तो उनका सीड बैंक बनाते हैं या उनका जर्म प्लाज्म बैंक बनाते हैं, तो कैसे भी करके उनको कंजर्व करते हैं। तो ये एक तरह का एक्स सीटू कंजर्वेशन है, जिसमें उनको अपने नेटिव प्लेस से बाहर निकालकर उन्हें कंजर्व किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा थर्ड। निम्नलिखित में से किसमें दोनों युग्म सही सुमेलित किए गए हैं? स्वस्थानीय ऊतक संवर्धन, बाह्य स्थानीय पवित्र उपवन, स्वस्थानीय राष्ट्रीय उद्यान और बाह्य स्थानीय वानस्पतिक उद्यान। अगर हम ऊतक संवर्धन की बात करें तो ये स्वस्थानीय नहीं है, ठीक है। अगर हम स्वस्थानीय, हाँ, ऊतक संवर्धन में कहीं से लाया गया है। बाह्य स्थानीय की बात करें तो ये पवित्र उपवन, पवित्र उपवन इन C2 प्रकार का है। स्वस्थानीय राष्ट्रीय उद्यान और बाह्य स्थानीय संरक्षण वानस्पतिक उद्यान, तो ये सही है। स्वस्थानीय निम्न ताप परिरक्षण, जबकि बाह्य स्थानीय हुआ बाह्य स्थानीय वन्यजीव अभ्यारण्य। स्वस्थानीय संरक्षण जीन बैंक, तो यहाँ पे करेक्ट आपके मैच हो रहा है सेकेंड। अधिकांश जंतु वृक्षों पर पाए जाते हैं। पहला है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, शंकुधारी वनों में, कटीले काष्ठीय जंगलों में, शीतोष्ण पर्णपाती वनों में। तो जब हम वृक्षों की बात करते हैं, जंतु वृक्षों पर पाए जाते हैं और इसे हम कहते हैं आर्बोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में ऐसा देखा जाता है, ये घने वृक्ष होते हैं और उन घने वृक्षों पर जंतु रहते हैं और यहाँ पर ये बहुत ही कॉमन है, तो ये हमें याद भी होना चाहिए। आगे चलते हैं। जंतुओं और पादपों की विलुप्ति का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे मुख्य कारण है? विदेशी जाति की चढ़ाई और आवास हानि और खंडन और सह समाप्ति और अतिदोहन। वैसे तो बायोडाइवर्सिटी लॉस के ये चारों ही रीजन है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा मुख्य कारण क्या है? तो यह है आवास हानि और खंडन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि भूमि परितंत्र का अभिलक्षण है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कृषि भूमि परितंत्र का अभिलक्षण है। न्यूनतम आनुवांशिक विविधता, अपतरणों की अनुपस्थिति, परितंत्र अनुक्रमण और मृदा जीवों की अनुपस्थिति। ये तो पॉसिबल है ही नहीं और यहाँ पे अनुक्रमण भी नहीं देखा जाता है, अपतरणों की अनुपस्थिति ये भी नहीं है और न्यूनतम आनुवांशिक विविधता। जब हम कृषि भूमि की बात करते हैं तो कृषि में एक ही प्रकार की फसल को बोया जाता है, तो वहां पे आनुवांशिक विविधता कम देखने को मिलती है। जैसे कि जंगल की तुलना यदि कृषि फार्म से करें, कृषि से करें, तो ये बहुत अलग है। जंगल में अलग अलग तरह के पादप आपको दिखाई देंगे जो कि आनुवांशिक रूप से बहुत ही अलग है। लेकिन जब हम फसल करते हैं तो हम किसी एक ऋतु में किसी एक ही प्रकार की फसल करते हैं, तो वहां पर इस वजह से हमें आनुवांशिक विविधता नहीं देखने को मिलती है। ज्यादातर सिमिलर क्रॉप्स को ही यहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है। नॉर्मन मायर्स द्वारा अब तक विश्व में कितने जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट पहचाने गए हैं? 25, 34, 43, 17। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके 34। अभी तक नॉर्मन मायर्स ने 34 बायोडाइवर्सिटी वाले एरिया, जिन्हें हम हॉटस्पॉट कहते हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया है। लाल सूची, जिसे हम रेड डाटा लिस्ट भी कहते हैं, इनके बारे में आंकड़ा या सूचना होती है। वे पादप जो कि उत्पाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार में है, बिल्कुल नहीं। संकटपन्न जातियों के लिए, केवल समुद्री कशेरुक प्राणियों के लिए, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सभी पादप के लिए। तो जब भी हम रेड डाटा लिस्ट की बात करते हैं तो वहां पे एंडेंजर्ड स्पीशीज की बात करते हैं जो कि खतरे में है। उसमें पादप भी आ सकते हैं, जंतु भी आ सकते हैं और इनको बताने का दायित्व किसका है? IUCN का है, जो कि रेड डाटा लिस्ट को प्रोवाइड करके बताती है। ठीक, आगे चलेंगे। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने सर्वप्रथम क्या वर्णित किया था? सीमाकारी कारकों का नियम, जाति क्षेत्र संबंध, समष्टि वृद्धि समष्टीकरण समीकरण, पारिस्थितिकी जैव विविधता। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने सर्वप्रथम जाति क्षेत्र संबंध के बारे में बताया था, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड।
2018 में पूछे गए क्वेश्चन, पराग कणों का बहुत से वर्षों के लिए द्रव नाइट्रोजन। अब देखिए क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया है। जब भी हम कंजर्वेशन करते हैं किस पे करते हैं, -190 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन पर करते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पे फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य स्थाने में नहीं आता है? वानस्पतिक, बीज बैंक, पवित्र उपवन और वन्य जीव सफारी। बाह्य स्थाने में नहीं आता है। बाह्य स्थाने में कौन सा नहीं आता है ये आपको बताना है। तो पहला इसमें वानस्पतिक उद्यान दिया गया है, दूसरा इसमें दिया गया है बीज बैंक, और तीसरा यहाँ पे दिया है पवित्र उपवन और वन्य जीव सफारी। अगर हम बात करें पवित्र उपवन की, तो पवित्र उपवन यहाँ पर बाह्य स्थाने नहीं है, यह स्वस्थाने प्रकार का है। अगर वानस्पतिक उद्यान की बात करें तो ये आपके बाह्य स्थाने हैं, बीज बैंक ये भी बाह्य स्थाने हैं, सफारी पार्क ये भी बाह्य स्थाने हैं, लेकिन पवित्र उपवन ये स्वस्थाने हैं। पादपों और जंतुओं को विलोपन के कगार पर लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो ये क्वेश्चन दोबारा, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर साल ये रिपीट भी होता है, उसकी लैंग्वेज चेंज करके आ जाती है। तो आर्थिक दोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण, सूखा, बाढ़, आवासीय क्षति, विखंडन। तो ये चारों कारक हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी लॉस को लेकर है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होगा वो आपको पता है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आवासीय क्षति और विखंडन। सन 1992 में रियो दे जेनेरो में संपन्न हुआ था पृथ्वी सम्मेलन क्यों किया गया था? आक्रामक अप्रतन जातियों द्वारा स्थानीय जातियों पर हुए जोखिम के मूल्यांकन के लिए, सीएफसी के उपयोग को तत्काल समाप्त करने के लिए क्योंकि ओजोन परत यहाँ पे हासिल हो रही है, CO2 उत्सर्जन को वैश्विक ऊष्मन को कम करने के लिए, या जैव विविधता के संरक्षण के लिए और इसमें लाभ के धारणीय उपयोग के लिए। जब हम रियो दे जेनेरो की बात करते हैं तो यहाँ पर कंजर्वेशन से रिलेटेड यहाँ पे समिट हुआ था, और ये जो सम्मेलन है ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे बेस्ड था। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण की विधि है? स्वस्थानीय इन सीटू। तो इन सीटू कंजर्वेशन कौन सा होगा? वानस्पतिक उद्यान और आपके पवित्र वन, और दिया हुआ है संरक्षण की विधि नहीं है बताना है। तो पवित्र वन तो ये तो इन सीटू है, जैव मंडल, संरक्षित क्षेत्र और वन्य जीव अभ्यारण्य। हम इन तीनों की बात करें, जैसे कि जैव मंडल क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये सारे के सारे इन सीटू हैं। लेकिन इनमें कौन नहीं आता? वनस्पतिक उद्यान, जहाँ ये एक सीटू होता है, प्लांट को लाया जाता है और फिर उसको उसके जो भी उसका इम्पोर्टेंस होता है और उसका जो बॉटनिकल नेम होता है उसको लगा के फिर उसके लिए इसका बॉटनिकल गार्डन बनाया जाता है। तो वो आप जानते हैं, आपने देखा भी होगा, ये कॉन्सेप्ट अभी काफी ज्यादा चल रहा है ताकि स्टूडेंट्स को प्लांट्स के बारे में पता चले। फिर इसके बाद में 21 क्वेश्चन है, रॉबर्ट मे के अनुसार विश्व में जाति विविधता लगभग कितनी है? 50 मिलियन, 7 मिलियन, 1.5 मिलियन, 20 मिलियन। अगर हम जाति विविधता की बात करें तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में 7 मिलियन स्पीशीज हैं। आगे चलेंगे, विश्व के निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अधिकतम जाति विविधता दर्शाता है? सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलती है? हिमालय में, अमेजन में और भारत के पश्चिमी घाट में और मेडागास्कर में। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है अमेजन फॉरेस्ट। ठीक है, तो हर साल हमको पता भी है कि वहां से कोई ना कोई न्यूज अपडेट आती भी है, और ये इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा गया है। तो इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम जो बायोडाइवर्सिटी आपको कहाँ मिलेगी? अमेजन के जंगलों में। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है वो इन्वायरमेंटल इश्यूज से हैं। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज से, तो इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें डाटाबेस ज्यादा है, फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज ये जो चैप्टर है लास्ट वाला, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का अनुमोदन कहाँ हुआ था? COP 6 में, COP 4 में, COP 3 में और COP 5 में। तो क्योटो प्रोटोकॉल का अनुमोदन हुआ था COP 3 में, इसका अनुमोदन हुआ है COP 3 में। वैश्विक ऊष्मन का नियंत्रण किया जा सकता है वनोन्मूलन में वृद्धि करके, जनसंख्या वृद्धि की दर को कम करके और वनोन्मूलन में वृद्धि करके, ऊर्जा के उपयोग की कारगरता को कम करके, वनोन्मूलन को कम करके, जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके।
पेड़ों को लगाना कम करके, जीवाश्म ईंधन का उपयोग बढ़ा करके। तो पहले तो वनोन्मूलन को समझ लेते हैं क्या होता है। वैश्विक ऊष्मन को कम करना है, मतलब जो आपके पता है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग में मेन रोल किसका है, CO2 का। जो CO2 है वो ज्यादा होती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती जा रही है, जिसकी वजह से तापमान में वृद्धि होती जा रही है। CO2 भी है और अन्य गैसेस भी हैं। इसके अलावा ओजोन लेयर डिप्लीशन भी है। तो ये सारे के सारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर वनोन्मूलन को कम कर सकते हैं, जो फॉरेस्ट की जो कटाई होती है उसे कम कर सकते हैं, और जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करके, जो यहाँ पर हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं इसे कम करके हम ग्लोबल वार्मिंग को कम से कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा थर्ड। वायु प्रदूषण निरोध और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था, 1985 में, 1990 में, 1975 में और 1981 में। तो वायु प्रदूषण निरोध नियंत्रण ये 1981 में लागू हुआ था। ये डाटा आपको एनसीईआरटी में दिया है, उसको आपको याद करना है। 2014 में पूछे गए क्वेश्चंस, किसी स्थान पर वृक्षों पर लाइकेन की प्रचुर मात्रा में वृद्धि का क्या संकेत देता है। वृक्ष अत्यधिक स्वस्थ हैं, वृक्ष भारी पीड़ा से ग्रसित हैं, वह स्थान अत्यधिक प्रदूषित है और वह स्थान प्रदूषित नहीं है। जब भी हम लाइकेन की बात करते हैं तो लाइकेन इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। जहां पे पॉल्यूशन होता है तो वहां पे लाइकेन ग्रो होती नहीं है, और जहां पे पॉल्यूशन नहीं है तो वहां पे लाइकेन देखी जा सकती है। तो जहां पे लाइकेन है इसका मतलब वहां पे पॉल्यूशन लेवल काफी कम है, और ये किसका इंडिकेटर है कि वहां प्रदूषण नहीं है। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित है उसे क्या कहते हैं, आयन मंडल, मध्य मंडल और समताप मंडल और क्षोभ मंडल। तो जहां पर ओजोन परत उपस्थित है उसे हम कहते हैं समताप मंडल। कौन सी गैस अवायवीय आपंक सपाचित्र में उत्पन्न होती है, केवल मीथेन और CO2, मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2, मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड O2 और हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2। तो यहाँ पे अवायवीय आपंक में मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2 ये तीनों ही गैसें उत्पन्न होती हैं। एक रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान के निकास में लगा हुआ है स्क्रबर क्या हटाता है, स्क्रबर का काम क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैस को हटाना, 5 माइक्रोमीटर के या इससे बड़े कणिकीय पदार्थ को हटाना, ओजोन और मीथेन जैसी गैस को, और 2.5 माइक्रोमीटर के या इससे छोटे कणिकीय पदार्थ को हटाने का कार्य। तो स्क्रबर का काम होता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है तो ऐसी गैस स्क्रबर क्या हटाता है, तो यहाँ आपके आ जाएगा आंसर फर्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैस को। समूचे वैश्विक ऊष्मन के लिए किस हरित गृह गैस सबसे अधिक योगदान है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC एंड N2O। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे ज्यादा है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। पीड़कनाशियों से प्रदूषित झील में पीड़कनाशी का स्तर सबसे अधिक किस में होगा, पेस्टिसाइड का सबसे ज्यादा स्तर किस में होगा। आपने यूट्रोफिकेशन तो पढ़ा ही होगा, है ना। और ये आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है तो पेस्टिसाइड का जो मैग्निफिकेशन होता है, बायोमैग्निफिकेशन, तो बायोमैग्निफिकेशन में हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड आपको कहाँ मिलते हैं, सबसे हायर लेवल पे। तो इसीलिए ये देखिए जहाँ पे फॉरेन कंट्रीज हैं, जहाँ पे वेस्टर्न कल्चर है, वहां पर नॉन वेज से लोग अब वेजिटेरियन हो गए, क्योंकि उन्हें पता है कि जितना हायर ट्रॉफिक लेवल पे जाएंगे, ठीक है, वहां पे पेस्टिसाइड की मात्रा उतनी ज्यादा होगी। जैसे कि फिशेज है तो उनमें पेस्टिसाइड की मात्रा ज्यादा होगी, लेकिन प्लांट्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनमें पेस्टिसाइड की मात्रा कम होगी। तो मछलियों में, जल पादपों में, जल पक्षियों में और प्लवकों में। अब पीड़कनाशियों में प्रदूषित झील पीड़कनाशी का स्तर सबसे ज्यादा किस में होगा, तो यहाँ पे जल पक्षियों में, क्योंकि मछलियों को भी कौन खाते हैं, जल पक्षियों में। पहले जल, यहाँ पे प्लवक, फिर जल पादप प्लवक, फिर उसके बाद मछली, फिर जल पक्षी। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे पेस्टिसाइड कौन से लेवल पे होगा, इस पक्षी के स्तर पर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट पैनल, एंड IPCC,
एनवायरमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ICITES, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। देखो ये सारे फुल फॉर्म आपको लर्न करने पड़ेंगे, इसका कोई ऐसा नहीं है कि कुछ ट्रिक वगैरह की हम बना दें, लेकिन ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। इस तरह से IUCN हो गया, तो इन पे कई बार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद भी रखना है। तो यहाँ पर देखिए आंसर मैं बता देती हूँ आपको, इसका UNEP, यूनाइटेड नेशन, UNEP, ये आपका गलत है, बाकी ये सारे सही सुमेलित हैं। BOD के उच्च मान के संकेत मिलता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा पानी में कार्बनिक पदार्थ की खपत अधिक होती है, पानी शुद्ध है, पानी अत्यधिक प्रदूषित है, पानी कम प्रदूषित है। तो जब भी BOD की बात करेंगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि BOD ज्यादा है तो प्रदूषण की लेवल भी ज्यादा है। वर्ष 2011 में मौसम परिवर्तन पर दलों की UN गोष्ठी कहाँ हुई थी? कतर, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका और पेरू। तो यहाँ पर आपके आंसर आएगा दक्षिण अफ्रीका। समताप मंडल की ओजोन के क्षय के कारण वायुमंडल में उच्चतर UV विकिरण से संबंध निम्नलिखित प्रमुख स्वास्थ्य जोखिमों में से कौन सा एक नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया है यकृत कैंसर में वृद्धि, त्वचा कैंसर में वृद्धि, प्रतिरक्षा तंत्र और नेत्रों में क्षति। जब भी हम UV रेस की बात करते हैं तो UV रेस जो हमारे बॉडी के एक्सपोज एरिया है उनको सबसे पहले इफेक्ट करेगा। तो त्वचा कैंसर, प्रतिरक्षा तंत्र, नेत्रों को क्षति, इनको सबसे पहले पहुंचेंगी। और स्वास्थ्य जोखिम में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे यकृत कैंसर इससे संबंधित नहीं है। राचेल कार्सन की प्रसिद्ध बुक नीरव वसन, साइलेंट स्प्रिंग का संबंध है परितंत्र प्रबंध से, पीड़कनाशी प्रदूषण से, शोर प्रदूषण से और जनसंख्या विस्फोट से। मैंने आपको इस बुक के बारे में बताया था। ये राचेल एक फीमेल ऑथर है जिन्होंने ये बुक लिखी थी, और इनके बुक लिखने के बाद इतना रिवॉल्यूशन हुआ था कि जितने भी अमेरिकन लोग हैं वो सड़कों पे आ गए थे। तो यहाँ पर ये किससे संबंधित है? पीड़कनाशी प्रदूषण से, पेस्टिसाइड के उपयोग से। तो यहाँ सेकंड आपके आंसर आएगा। नेक्स्ट है 2015 में पूछे गए क्वेश्चंस, अम्ल वर्षा वातावरण में किसकी सांद्रता के अधिकता के कारण होती है? CO2 और CO, O3 और धूल, SO2 और NO2 और SO3 और CO। तो आपको पता है आंसर यहाँ पे क्या आएगा? SO2 और NO2, इन दोनों की वजह से अम्लीय वर्षा होती है। अनुक्रमिक पोषी स्तर पर विष की सांद्रता बढ़ने को क्या कहते हैं? जैव रूपांतरण, जैव भू रासायनिक चक्र, जैव आवर्धन और जैव अपकर्षण। इसे हम कहते हैं जैव आवर्धन, जिसे हम बायोमैग्निफिकेशन भी कहते हैं। तो आपके आंसर आ जाएगा यहाँ पे थर्ड। 2016 के क्वेश्चन, एक नदी में जब कार्बनिक अपशिष्ट से भरपूर घरेलू वाहित मल बहकर गिरता है तो उसका परिणाम क्या होता है? तो अपशिष्ट पदार्थ जब नदी के अंदर जाएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा कि BOD की मात्रा में वृद्धि होगी। अगर BOD ज्यादा हुआ तो जलीय जीव जितने भी हैं वो उनकी भी धीरे धीरे डेथ होना शुरू हो जाएगी और पानी ज्यादा से ज्यादा प्रदूषित होता जाएगा। बाकी ये भी देख लेते हैं ऑप्शन, जलीय खाद्य जाल की समष्टि में वृद्धि हो जाएगी, बायोडिग्रेडेबल पोषण के कारण मछली का उत्पादन बढ़ जाएगा। ना तो ये होगा और ना ये होगा। ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां मर जाएंगी, सही बात है। शैवाल प्रस्फुटन के कारण नदी जल्दी ही सूख जाएगी, तो ये भी नहीं होगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आपके थर्ड है। वातावरण में किस गैस की कमी होने पर त्वचा के कैंसर की अवसर बढ़ जाएंगे? ओजोन, अमोनिया, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर ओजोन की कमी होने पर त्वचा कैंसर के अवसर बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि UV रे सीधे हमारे पृथ्वी पे आएगी और फिर उसका परावर्तन नहीं हो पाएगा, जिससे कि त्वचा कैंसर होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहेंगे। संयुक्त वन प्रबंधन की धारणा भारत में किस दौरान प्रस्तावित की गई थी? 1970, 1980 और 1990 और 1960। तो यहाँ पे 1980s में ये कॉन्सेप्ट लाया गया था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का। कार्बनिक अपशिष्ट से भरी किसी झील में क्या हो सकता है? शैवाल प्रस्फुटन के कारण झील का सूखना,
अधिक पोषक पदार्थों के कारण मछलियों की समष्टि में वृद्धि, ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियों का मर जाना, और खनिजों के कारण जलीय जीवों की समष्टि में वृद्धि। देखिए बीओडी से रिलेटेड क्वेश्चन अब आप समझ गए ना कि हर साल बीओडी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, और बीओडी को समझना कितना इंपॉर्टेंट है। और आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि जब कार्बनिक अपशिष्ट किसी झील में या नदी में ज्यादा हो जाते हैं तो बीओडी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, और ये जलीय जीवों के लिए हानिकारक है। जलीय जीव चाहे वो मछली हो या अन्य जीव हो, वो सभी यहाँ पे मर जाएंगे ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो आंसर होगा थर्ड। जलीय खाद्य श्रृंखला में अधिकतम डीडीटी की सांद्रता कहाँ पे होगी? समुद्री में, गल में, केकड़ा में, ईल में, पादप प्लवक में। जो सबसे ऊपर वाले ट्रॉफिक पे लेवल पे होगा उसी पे सबसे ज्यादा डीडीटी की मात्रा होगी। 2017 में पूछे गए क्वेश्चन, एरोसोल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मान्य नहीं है? ये वर्षा और मानसून की पद्धति को परिवर्तित करते हैं, इनके कारण कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है, ये कृषि भूमि पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, और ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एरोसोल के विषय में कौन सा कथन मान्य नहीं है? तो यह कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी करते हैं, बिल्कुल नहीं, जबकि ये हानिकारक होते हैं, ये एक पॉल्यूशन की तरह कार्य करते हैं। 2018 के क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? SO2, O3 और CO2 और CO। तो यहाँ पे ओजोन, ये O3 जो है ये आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर, ध्यान रखना है, 16 सितंबर पर ओजोन दिवस मनाया जाता है। समतापीय मंडल में ओजोन के विकृतीकरण और आणविक ऑक्सीजन की विमुक्ति निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्प्रेरण के रूप में कार्य करता है? Fe, ऑक्सीजन, Cl और कार्बन। तो यहाँ पे आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज्यादा यहाँ पे घातक है ओजोन मंडल के डिप्लीशन के लिए, तो यहाँ पे आंसर भी आपके क्या आ जाएगा? Cl। मैच करना है सुपोषण, सैनिटरी लैंडफिल, स्नो ब्लाइंडनेस और झूम खेती, इसको हम मैच करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ए में आपके क्या आएगा? पोषण समृद्धि। सुपोषण का मतलब है पोषण समृद्धि। बी में बात करें सैनिटरी लैंडफिल, तो यहाँ पे आ जाएगा अपशिष्ट निपटान। सी की बात करें हिमांतता, से हम स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं, वो किसकी वजह से होता है? यूवी रेस की वजह से। और झूम खेती, तो ये वनोन्मूलन है, डी। तो आपका मैच हो रहा है फर्स्ट से, आपका आंसर होगा फर्स्ट। आगे चलते हैं 2019 के क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी विधि नाभिकीय अपशिष्टों के निपटान के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसके लिए सबसे अच्छा क्या है कि भूमि के सबसे बिल्कुल अंदर जाके उसको लैंडफिल कर देना। तो यहाँ पे अपशिष्ट को गहरे महासागर नीचे चट्टानों में डाल देना, अपशिष्ट को पृथ्वी की सतह के नीचे गहरी चट्टानों में दबा देना, अपशिष्ट को अंतरिक्ष में दाब देना, ये नहीं है, अपशिष्ट को अंटार्कटिका में आच्छादन में कर देना। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा थर्ड। सबसे अच्छा है कि अपशिष्ट को पृथ्वी की सतह के नीचे गहरी चट्टानों में दबा देना। गहरे महासागरों में नहीं करना है क्योंकि उसमें से तो फिर वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। निम्न प्रोटोकॉल में किसका उद्देश्य वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरो के उत्सर्जन को कम करना है? गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल, जिनेवा प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है, ये आपको ध्यान रखना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड विद CFC के उत्सर्जन से ये संबंधित है, ठीक है। CFC को कम करने का उद्देश्य मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत लिया गया था। आगे 29, निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा युग्म हरितगृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, और ओजोन और अमोनिया, और ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो हरित गृह प्रभाव के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो मेजर यहाँ पे रोल है वो CO2 का है और मीथेन का है। तो आंसर आएगा आपके सेकंड। वायु द्वारा उत्पन्न एलर्जेंस प्रदूषकों के कारण नगरीय स्थानों में काफी व्यक्ति श्वसनीय विकार को घरघराहट उत्पन्न करते हैं, से पीड़ित हैं। ये अस्थमा की प्रॉब्लम है। रेशेदार ऊतकों को प्रोलिफरेशन, वो कूपिका भित्तियों की क्षति, न्यूमोसाइट के द्वारा पृष्ठ संक्रियण के स्राव में कमी, नासिका गुहा में श्लेष्मा स्तर में मामूली सी वृद्धि, और श्वसन व श्वसनिकाओं में इन्फ्लामेशन। तो आपके जियोलॉजी वाले पार्ट में आपने ह्यूमन एंड हेल्थ एंड डिजीज में हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ा होगा, एलर्जी के बारे में पढ़ा होगा, अस्थमा के बारे में देखा होगा। तो वहां पे आपको ये चीज क्लियर होगी कि श्वसनीय एवं श्वसनिकाओं का ये इन्फ्लामेशन होता है इस दौरान, ठीक है।
और ये प्रदूषण से और भी ज्यादा हो जाता है। अस्थमेटिक प्रॉब्लम आपको पता है, दिल्ली में जब सर्दियां आती हैं तो अस्थमेटिक प्रॉब्लम और भी हो जाती है पॉल्यूशन की वजह से। 2020 के क्वेश्चन, सन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर नियंत्रण के लिए हस्ताक्षर किया गया था? हरित गृह गैसों को छोड़ने के लिए, ई वेस्ट के निपटान के लिए, एक देश से दूसरे देश में आनुवांशिक रूपांतरित जीवों के परिवहन के लिए, ओजोन की क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्सर्जन के लिए। तो अभी अभी ये क्वेश्चन वापस हमने देख लिया है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्सर्जन को कम करने के लिए यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। अंटार्कटिका के क्षेत्र में हिम अंधता, जिसे हम स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं, वो किसकी वजह से होती है? तो वो यूवी रेस की वजह से होती है, इसीलिए देखते से आपको आंसर लगा देना है 4th। अब ये 2021 के क्वेश्चन देखेंगे हम, जिससे हमें थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखिए, समीकरण जीपीपी, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, माइनस आर, आर यहाँ पे श्वसनीय हानि है, बराबर एनपीपी में आर किसको निरूपित करता है? विकिरण ऊर्जा को नहीं करता, मंद कारक को नहीं करता, पर्यावरण कारक को नहीं करता, यहाँ पे आ जाएगा श्वसनीय हानि। आर यहाँ पे श्वसनीय हानि है, जो जितना आर होता है तो फिर क्या बचेगा? एनपीपी बचेगा, जिसे हम कहेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्रकृति में अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा के बावजूद प्रतिस्पर्धा करने वाले जातियों ने अपनी उत्तरजीविता के लिए कौन सी विधि का विकास किया गया है? प्रतिस्पर्धा के बावजूद अपने आप को सरवाइव करने के लिए कौन सा मेथड हो सकता है जिससे कि हम सरवाइव भी कर सकते हैं और साथ साथ रह भी सकते हैं? तो ये आपके मैक ऑथर के द्वारा दिया गया है, पार्टीशनिंग ऑफ द रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनकी हम पार्टीशनिंग कर दें, उनका हम बंटवारा कर लें, ताकि यहाँ पे कोई प्रतिस्पर्धा ना हो। तो इसमें आ जाएगा आपके संसाधन विभाजन। अंतरजातीय परजीविता को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है? -0 और प्लस और माइनस और +0। देखिए, ये आपके हिंदी में दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है अंतरजातीय परजीविता को किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। तो जब अंतरजातीय परजीविता की बात होती है तो यहाँ पे हम अमेंसिलिज्म की बात करते हैं और वो होता है -0। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? समुद्र में जीव भार का पिरामिड साधारणतः उल्टा होता है, समुद्र में जैव भार का पिरामिड सीधा होता है, ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे होते हैं, सही बात है। घास भूमि परितंत्र में संख्या का पिरामिड सीधा होता है, ये भी सही है। तो अब आपके यहाँ पे जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। समुद्र के अंदर जो बायोमास के पिरामिड हैं ये सीधे नहीं होते बल्कि उल्टे होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये प्रीवियस एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वाला भी रिपीट हुआ है और ये वाला भी रिपीट हुआ है। कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम जैसे पोषकों की मृदा में मात्रा किसी दिए गए समय में कैसे संदर्भित की जा सकती है? ये क्वेश्चन भी अगेन रिपीट हुआ है। पहला है चरम अवस्था, दूसरा है चरम समुदाय, तीसरा है स्थायी अवस्था और चौथा है स्थायी अवस्था, स्थायी फसल। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपके स्थायी अवस्था। देखिए, हमने स्टैंडिंग क्रॉप भी पढ़ा है, स्टैंडिंग हमने यहाँ पे स्टेट भी पढ़ा है। स्टैंडिंग क्रॉप की बात करते हैं तो वहां पे जीवित कारकों की बात करते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे स्टैंडिंग स्टेट की बात करते हैं तो कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम जैसे पोषकों की बात करते हैं जो दिए गए समय में उपलब्ध है। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करना जरूरी है। चरघातांक की वृद्धि में NT बराबर N0 ERT में E क्या है? तो E यहाँ पे संख्या लघुगुणक का आधार है, चरघातांक की लघुगुणक का आधार है, या प्राकृतिक लघुगुणक का आधार है, या ज्यामितीय लघुगुणक का आधार है। तो E यहाँ पर नेचुरल बेस ऑफ लॉगरिथम है, तो इसे हम कहते हैं यहाँ पे थर्ड। डॉप्सन इकाई किस मोटाई को नापने के लिए उपयोग में की जाती है? तो डॉप्सन को ओजोन की मोटाई नापने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ये सूची है, अब इसे मैच करना है। आसान सा क्वेश्चन है, आप भी बता सकते हैं। ए में यहाँ पे क्या जाएगा? एलन का नियम कहाँ पे लगता है? जो पोलर एरियाज में रहते हैं उन पे लगता है, तो ध्रुवीय भालू पे। शरीर की क्रियात्मक अनुकूलन और व्यवहारिक अनुकूलन, तो आप जानते ही हैं कि व्यवहारिक अनुकूलन किस में पाया जाता है? मरुस्थलीय छिपकलियों में पाया जाता है। सी में सेकंड आएगा। तो ए में मैंने यहाँ पे लगाया है 4th, और ए में 4th आ रहा है आपके, और सी में यहाँ पे सेकंड आ रहा है। बी में आपके बता दूं, बी में आ रहा है आपके फर्स्ट। कंगारू चूहा
कंगारू चूहा यह शरीर क्रियात्मक, मतलब इसके अंदर फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन देखने को मिलता है। जैव रासायनिक अनुकूलन कहाँ देखने को मिलता है? गहरी समुद्री झील में आपको बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात, जैसे कंगारू चूहा है तो वैसे के वैसे आपके कैमल है, ऊंट है, तो ऊंट में भी आपको कौन सा अनुकूलन देखने को मिलेगा? इसमें भी आपको फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन देखने को मिलेगा। अब आप मैच कर सकते हैं यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपके। ए में आ रहा है आपके एलन का रूल, ध्रुवीय भालुओं पे लगता है। बी में आ रहा है फर्स्ट, शरीर का क्रियात्मक अनुकूलन कंगारू चूहे के लिए और साथ के साथ ऊंट के लिए भी है। व्यवहारिक अनुकूलन छिपकलियों में देखने को मिलता है। जब धूप होती है तो ये छिपकलियां, ज्यादा धूप होती है तो छांव में चली जाती है, जब ज्यादा छांव इनको लगती है तो धूप में आ जाती है। इस तरीके से ये अपना बिहेवियर अडेप्टेशन करती है। जैव रासायनिक अनुकूलन जो कि गहरे समुद्र में पाई जाने वाली मछलियों में देखा जाता है। ठीक है, ये अपने बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस बना लेती है जिसकी वजह से ये अपने एंजाइम को, इनके जो बॉडी के एंजाइम है, इन्हें प्रोटेक्शन दे सके। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा थर्ड। तो ये आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो गए, हमने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। 2013 से लेकर 2021 तक के सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड हो चुके हैं। और आपने ये भी देख लिया होगा इसका बेनिफिट क्या है। इसका बेनिफिट ये है कि आपको ये आइडिया तो लग गया कि वही क्वेश्चंस उनके लैंग्वेज चेंज होकर या फिर डायरेक्टली उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा पूछा है। मैंने आपको बताया, अभी इसमें देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ये भी रिपीट हुआ है। ठीक है, और ये वाला भी आपके रिपीट ही है, मतलब टॉपिक से, उसी टॉपिक से पूछा गया है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आइडिया लग पा रहा है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और साथ के साथ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना भी जरूरी है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।